मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं। बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेके आए थे। I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the Prime Minister after all. But it was very simple, humble and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. यहाँ क्या खास क्या चीजें खाते हैं हर रोज? पोंगल इडली। पोंगल, अच्छा, इडली डोसा। लेकिन आप कभी नॉर्थ में जाते होंगे तो फिर पराठा, चपाती है। ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ परीक्षा पे चर्चा। शायद आपने किताब भी पढ़ी होगी और आपके घर में भी चर्चा होती होगी, टीचर से भी चर्चा होती होगी। और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं है। तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। स्टार्टअप का आकर्षण क्यों हुआ आपके मन में? स्टार्टअप का विचार क्यों आया? मैंने कई लोगों को देखा है, उनसे बस प्रोत्साहित होकर मुझे भी करना। देखिए, आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। मुझे याद है स्टार्टअप कैसे होते हैं। आज की भाषा नहीं है, मैं जब छोटा था आपकी उम्र का, तो मेरा गांव जो है बड़नगर, मेरे गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा शहर है, छोटा कस्बा है विष्णुनगर। अब वैसे तो रोजगार ब्यूरो सरकारी होते हैं, इसलिए वो क्या करता था, वो लोगों की मेंबरशिप लेता था और शायद 5 रुपया मेंबरशिप थी। और फिर उनको कहता था कि मैं साल में आपको 5 या 6 पोस्ट कार्ड लिखूंगा और उसमें मैं आपको कहाँ रोजगार आपके अनुकूल है वो मैं जिसको रजिस्ट्री करवानी होती वो लिख करके देता था कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, इस प्रकार का काम मैं कर सकता हूँ, मैं इस इलाके में रहना चाहूँगा। जिसका वो रहता था क्वालिफिकेशन, उसको लिखते थे कि आज फलाने फलाने अखबार में फलाने फलाने पेज नंबर पर ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया है जो आपके लिए अनुकूल है, तो आप वहाँ प्रयास कीजिए। ये काम वो करते थे। अब ये ऐसा स्टार्टअप था, उनको कमाई होती थी, उनकी तो रोजगारी हो गई पक्की। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है।
तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। हमने एंटरप्रेन्योर बनने का मूड होना चाहिए, और आज भारत की चीजें विदेशों में भी बहुत जा सकती है, बहुत चीजें जा सकती है। तो थोड़ा आपको अध्ययन करना चाहिए। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं, तुमको मिलने जाना चाहिए, पूछना चाहिए। आप स्कूल में एक 4-5 दोस्त लेकर के एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि भाई स्टार्टअप की शुरुआत कैसे होती है, आइडिया कैसे आता है, वो काम कैसे करते हैं, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। His reaction was towards my question when I asked about startup. His reaction and his answer all touched it. इस बात से मैं घबरा जाता हूँ कि कहाँ मेरे साथी मेरे से आगे ना चले जाए पढ़ाई में। मेरे आसपास के लोग भी उससे मेरी तुलना करने लग जाते हैं, जिससे मैं और घबरा जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? देखिए, पहली बात है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है कि देखो ये कैसे जल्दी चीजों को सीख लेता है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो एक तो आप उसको ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। खुद की कैपेसिटी बढ़ाते रहना, इसका मतलब कि तुम्हारा मानदंड कौन होगा, वो नहीं होगा, खुद होंगे। खुद को ही एक पैरामीटर बना देना चाहिए और तय करना चाहिए कि मैं कल यहाँ था, अगले सप्ताह में यहाँ पहुंचूंगा। तो आपका उत्साह बढ़ेगा। अब जैसे हम सोचे कि मेरे मन में ऐसे कौन सी विशेषता है, क्या काम है। देखिए, हर एक को हर चीज नहीं आता ही है। देखिए, हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही है। मेरे पास वो कौन सी ताकत है, मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाता हूं। आप देखिए, वो आपकी ताकत बन जाएगी। कभी निराश नहीं होना चाहिए। He's a person with whom I can be very comfortable to speak. And then that question came out of on this own. सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि दो अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों है? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। अब एक तो तरीका है कि आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्ट में रस है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग करें, लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे, हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आप बहुत लकी हैं अगर आपके अंदर ये रुचि है। तो आप देखोगे कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की, कोई भी बच्चा 2 घंटे तो थक जाता है, मन करता है यार किसी दोस्त को फोन कर लो, हैं या। लेकिन जिसके पास ऐसी कला है वो क्या करेगा, 2 घंटा यार चलो थोड़ी देर पेंटिंग करता हूँ, तो एकदम थकान उतर जाती है। तो आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपके सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट करके अपने जो समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए थे जिसको अगर मैं अभी इम्प्लीमेंट करूँ तो मेरी पढ़ाई और मेरी पैशन दोनों ही बहुत अच्छा चलेगा। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह,
देखिए ये चीज है ना, अब 2040 से हमने विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती है वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाद कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा, मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे, वाह हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई। हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं। I was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. And he told us that it's the small steps that matter, not the large ones. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। तो ऐसे परिस्थितियों में उसका एक लक्ष्य होता है, पर जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या अनुशासन की? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है। लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचता नहीं, देखेंगे अब हफ्ते के बाद करेंगे। अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था, इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now, finally, I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर हम स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करते हैं पर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप पूरे देश का लीडरशिप करते हो। करोड़ों लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशंस है और आप कैसे उस स्थितियों पर स्ट्रेस फ्री रहते हो? देखिए, जो पहले आपने कहा कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी माँ कहती हो कि भाई देखो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ तो छोटे भाई को संभालना। कभी आपके टीचर कहते होंगे कि भाई देखो कल जरा क्लास में तुमको ये संभालना हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना जिम्मेवारी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अपनी जिम्मेवारियों के प्रति बड़े सजग होते हैं,
आप लोग में से क्रिकेट में कितने लोगों का इंटरेस्ट है? क्रिकेट कितने लोग मैं देखते हैं टीवी पर? हैं, सब देखते हैं। अच्छा, जब क्रिकेट देखते हैं करते हैं तो खिलाड़ी अंदर होता है, बैट्समैन खास, और पूरा स्टेडियम चिल्लाता है। प्लेयर क्या करता है? वो उस पर ध्यान देता है कि बॉल पे ध्यान देता है? मान लीजिए कि उसने गलत शॉट लगा दिया और बड़ी मुश्किल से कैच छूट गए, बच गया, तो लोग और पूरा स्टेडियम करते हैं। क्या उस पर उसका असर होता है? क्या नहीं होता है। वो अपना पूरा ध्यान उसको जो बॉल खेलना है उसी पर केंद्रित करता है। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य को ओझल ना होने दें। I was very overwhelmed with nervousness and happiness when I met him, and we liked the conversation with him. मुझे आपका बुक एग्जाम वारियो बहुत पसंद आया। तो मेरा यह प्रश्न है कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा कैसी मिली उस बुक लिखने के लिए? ऐसा है कि मैं बहुत सालों से ही बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा शौक रहा है। मुझे अच्छा लगता है, उनके पास अच्छी अच्छी बातें होती है, सीखने को मिलता है, तो ये मैं करता रहता था। फिर मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता था, तो मैं बच्चों के साथ बातें करता था। जब मैं दिल्ली आया तो मेरे मन में आया कि मैं ये 10th और 12th के समय जो ये बाप एक हवा खड़ा हो गया है, पूरे घर के अंदर कर्फ्यू लग जाता है, टीवी नहीं, मित्र नहीं, मोबाइल नहीं, यानी हर कोई देखता है, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पूरा घर में ये हो जाता है, एक बड़ा युद्ध सा माहौल बन जाता है। मुझे लगा ये बंद होना चाहिए। इसमें से मुझे विचार आया और मेरे कुछ साथियों ने मुझे इसको जरा आइडियाज रिफाइन करके दिए, तो मैंने फिर इसको पकड़ लिया। मैंने कहा ये मैं हर साल करूंगा, और ये मेरे अपने सामर्थ्य से नहीं डेवलप हो रहा है, ये आप लोगों की भागीदारी से डेवलप हो रहा है। कभी पेरेंट्स मुझे लिखते हैं कि मेरा बच्चे का ऐसा है, क्या करें। कभी टीचर बताते हैं भाई स्कूल में हम तो ये करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन खोजते रहना चाहिए। तो और मैं तो माँ बाप को जरूर कहूँगा गाइड पर कि कृपा करके परिवार में 10वीं 12वीं का टेंशन मत बनाइए, घर में कर्फ्यू मत लगाइए, हंसी खुशी के माहौल में पढ़ते रहिए। One thing that I would like to take away is the way he explained why he wrote this book, taking like 10th and 12th, you know, how much pressure they take. And for that only he started writing this book. सर, आजकल के ज़माने में एआई का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि एआई एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम एआई को डरना है, और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है, मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का करना, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़ हो जाए। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा, नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया।
लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूँ यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नित नई मजबूती दे रही है। परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है। इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था, हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।